इमेज नेट के 1000 क्लास क्लासिफिकेशन के टास्क के ऊपर इब्तदाई दौर में जो आर्किटेक्चर प्रपोज किए गए उनके अंदर ज़्यादा अहम पहलू ये था कि टॉप 5 एरर को कम किया जाए और टॉप 1 एरर को भी कम किया जाए। जब टॉप 5 एरर और टॉप 1 एरर कम हो गए, यानी टॉप 5 एरर बिलो 4 आ गया, जैसे कि गूगल लीनेट और एसी नेट और रेजनेट में हमने देखा, तो फिर सवाल ये आया कि अगर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की मदद से हमें एआई के अंदर ब्रेक थ्रू मिल ही गया है, तो अब इसके ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनाई जाएं। और उन एप्लीकेशन को बनाने का मकसद ये है कि अब इन्हें किसी हार्डवेयर में डिप्लॉय करके इनसे कोई यूज़फुल काम परफॉर्म किया जाए। लेकिन जब आप इन्हें हार्डवेयर में डिप्लॉय करेंगे तो आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। मुख्तलिफ हार्डवेयर के अंदर मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग होती है। एम्बेडेड डिवाइसेस जैसे कि रेस्पबेरी पाई, जेटसन, या आपके अब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या आपके जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, उनके अंदर उतना कंप्यूट नहीं होता जितना कि आपके पास डेस्कटॉप मशीन जिसमें बड़े जीपीयूज़ लगे हुए हैं। तो और फिर हमने देखा कि रेजनेट के अंदर तो 54 और 152 तक लेयर्स मौजूद थी। लिहाजा इनको देखते हुए इन एम्बेडेड डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस के लिए कुछ आर्किटेक्चर प्रपोज हुए जिन्हें जिन्हें हम मोबाइल नेट कहते हैं। मोबाइल नेट का पर्पस ही ये था कि एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाए। एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर बड़े वॉल्यूमेट्रिक फ़िल्टर इस्तेमाल करना एक मुश्किल काम है। तो हमने गुज़िश्ता कुछ टॉपिक्स में वॉल्यूमेट्रिक फ़िल्टरिंग की बात की थी, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि हर लेयर में जो फ़िल्टर होता है उसके अंदर उतने ही चैनल्स होते हैं जितने के एक्टिवेशन मैप में है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपके पास 8x8x3 का एक्टिवेशन मैप है और आप 3x3 का फ़िल्टर लगाते हैं, तो दरअसल ये 3x3 का नहीं बल्कि 3x3x3 का फ़िल्टर होगा जो हर चैनल को एक साथ ट्रीट करेगा और एक वैल्यू कंप्यूट कर देगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशंस देखें, अगर हम ऐसे 5 फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं विदाउट पैडिंग, तो ये 8x8 की स्पेशल वॉल्यूम 6x6 की स्पेशल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी और फॉर 5 फ़िल्टर्स 6x6x5 का एक्टिवेशन वॉल्यूम बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ फ़िल्टर्स 5 हैं और हर फ़िल्टर की डायमेंशन 3x3x3 है और 6x6 की आउटपुट आ रही है और ऐसे 5 फ़िल्टर्स हैं, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन 2916 हो जाती है। इन मल्टीप्लिकेशन को फर्दर कम करने के लिए एक और आइडिया प्रपोज किया गया मोबाइल नेट के अंदर, जिसे हम कहते हैं डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन के अंदर जैसे गूगली नेट में बॉटल नेक कनेक्शन का सहारा लिया था और कॉन्वोल्यूशन को 2 में ब्रेक करने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी कॉन्वोल्यूशन को 2 में ब्रेक करने की कोशिश की है। लेकिन डेप्थ वाइज में जो आपका फ़िल्टर है वो पूरी डेप्थ पे स्पैन नहीं करता बल्कि हर डेप्थ को अलग अलग ट्रीट करते हैं। यहाँ डेप्थ से मुराद नंबर ऑफ चैनल्स हैं। तो मिसाल के तौर पे जब मैं फर्स्ट स्टेज में डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट वॉल्यूम है जो 12x12x3 की है। तो मुझे जो फ़िल्टर लगाना चाहिए, अगर मैं 5x5 का फ़िल्टर लगा रहा हूँ तो मुझे 5x5x3 का फ़िल्टर लगाना चाहिए। लेकिन 5x5x3 का फ़िल्टर लगाने की बजाय इन्होंने 5x5x1 के 3 फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए। 5x5x1 के पहले फ़िल्टर को पहले चैनल पे अप्लाई कर दिया, उस दूसरे फ़िल्टर को दूसरे चैनल पे और तीसरे फ़िल्टर को तीसरे चैनल पे। यानी हर चैनल के ऊपर सेपरेट कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म हुई और इससे आपका 8x8x3 की वॉल्यूम आ गई। क्योंकि यहाँ पे पैडिंग इस्तेमाल नहीं की गई है, लिहाजा 12x12 की वॉल्यूम 8x8 पे श्रिंक हो गई। सेकेंड स्टेप में इस ही इनपुट को आगे यूज़ किया गया, लेकिन इस स्टेज की अगर हम मल्टीप्लिकेशंस काउंट करें तो 5x5x1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 8x8 लोकेशंस पे हो रही है और ऐसी 3 फ़िल्टर्स हैं, तो 5x5 इंटू 1 टाइम्स 8x8 टाइम्स 3 4800 मल्टीप्लिकेशंस इस पर्टिकुलर स्टेप पे होंगी। अब इस स्टेप के अंदर जो मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है वो एग्रीगेट नहीं की गई हैं, उनको एग्रीगेट करने के लिए अगले स्टेप पे पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन की गई। पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन
आपके 3 डिफरेंट चैनल्स को एक चैनल में कंबाइन कर देती है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक कॉन्वोल्यूशन में हो रहा था। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक कॉन्वोल्यूशन में ये एक गो में हो रहा था, यहाँ पे अब ये सेकेंड स्टेप में पॉइंट वाइज पॉइंट कॉन्वोल्यूशन के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली 1/1/3 का फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। तो 1/1 का 3 का फिल्टर जब आप 8/8 की वॉल्यूम पे इस्तेमाल करेंगे, 8/8/3 की वॉल्यूम पे, तो 8/8 लोकेशन पे वो मल्टीप्लाई होगा। और अगर ऐसा एक ही फिल्टर है तो एक पर्टिकुलर फिल्टर के लिए टोटल 64 मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी। अगर ऐसे आपने 100 फिल्टर लगाए तो 6400 मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर आपने 10 फिल्टर लगाए तो 640 मल्टीप्लिकेशन होंगी। तो यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये है कि जब हम वॉल्यूमेट्रिक कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे और हमने 10 फिल्टर्स इस्तेमाल करने थे, तो हमने 5/5/3 के 10 फिल्टर्स इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे हमने 5/5/1 के 3 फिल्टर्स इस्तेमाल करें और उसके बाद 1/1/3 के मुख्तलिफ फिल्टर इस्तेमाल करें, 1/1/3 के 10 फिल्टर्स इस्तेमाल करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट उतना ही बड़ी एक्टिवेशन वॉल्यूम की शक्ल में आएगा जितना कि वॉल्यूमेट्रिक कॉन्वोल्यूशन में आ रहा था। तो एक्टिवेशन, रिजल्टिंग एक्टिवेशन वॉल्यूम की डायमेंशन सेम है, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट है। इसको कंपेयर कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक कॉन्वोल्यूशन से। So for example, instead of using just one filter during point by point convolution, हम यहाँ पे 256 channels के ऊपर process करते हैं। तो if we apply point wise convolution with 256 kernels, तो the result will be 256 channels. तो again आपके पास 8/8/3 की वॉल्यूम है जो डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन से प्रोड्यूस हुई है। If you apply 256 filters, so your total number of multiplication in for the point wise convolution will be 16,000, or to be very accurate 16,384. बट अगर यही काम आप स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक कॉन्वोल्यूशन से करते जिसके अंदर आप 5/5/3 के 256 फिल्टर इस्तेमाल करते, तो 5/5/3 का हर फिल्टर 8/8 लोकेशन पे मल्टीप्लाई होता, और ऐसे 256 फिल्टर्स का मतलब है 1.2 मिलियन मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। तो इस तरह से डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हमने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1.2 मिलियन से रिड्यूस करके तकरीबन 16,800 पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन के स्टेप में करी, और उससे पहले 4800 थी, तो तकरीबन 20,000 और 21,000 मल्टीप्लिकेशन में हमारा काम हो गया एज कम्पेयर टू 1.2 मिलियन मल्टीप्लिकेशन में। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस करने से हम कॉन्वोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स और कंप्यूटेशनली हंग्री प्रोसेस को एज डिवाइसेस पे या मोबाइल डिवाइसेस में करने में कामयाब हो गए। इन न्यूरल नेटवर्क्स की फर्दर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक और आर्किटेक्चर प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट नेट। हमने गुज़िश्ता आर्किटेक्चर्स में देखा कि हर आर्किटेक्चर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई बॉटलनेक कनेक्शन की मदद से, कोई शॉर्टकट कनेक्शन की मदद से, कोई डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन की मदद से, और जिसकी वजह से स्पेशल डायमेंशन, डेप्थ डायमेंशन, रेजोल्यूशन का कुछ फ़र्क आ रहा है। एफिशिएंट नेट ने इसको एक फॉर्मल स्टडी में कन्वर्ट किया और उन्होंने 7 डिफरेंट नेटवर्क्स प्रपोज करे, बल्कि 7 भी नहीं, 8 डिफरेंट नेटवर्क प्रपोज करे फ्रॉम B0 टू B7, B0, B1, B2, B3, B4 एंड B7। बट दीज नेटवर्क्स वर नॉट मेड बाय हैंड। उन्होंने ये नेटवर्क्स को बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्रपोज की। सो उन्होंने ये स्टडी की कि देखें, अगर आपके पास एक नेटवर्क है, हो सकता है उसके अंदर आपको वाइडर आउटपुट चाहिए, यानी स्पेशल डायमेंशन आपकी ज़्यादा हो सकता है कि आप उसे डीपर बनाना चाहते हो, डीपर में हायरार्किकल कंपोजिशन होगी, कॉम्प्लेक्स फीचर्स कंप्यूट होंगे। हो सकता है आप उसे वाइडर और डीपर की बजाय हर लेयर के अंदर ज़्यादा फिल्टर्स इस्तेमाल करना चाहते हो, जिसका मतलब ये कि हर लेयर में आपकी इंफॉर्मेशन की रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि डिफरेंट आर्किटेक्चर जब आप प्रपोज करते हैं तो आप या तो वाइडर बनाते हैं या डीपर बनाते हैं या हायर रेजोल्यूशन बनाते हैं, या इनका कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वाइडर, डीपर और हायर रेजोल्यूशन में। एफिशिएंट नेट ने एक
फार्मूला प्रपोज किया जिसके अंदर उन्होंने डेप्थ को एक वेरिएबल से डिफाइन किया, विड्थ को एक वेरिएबल से डिफाइन किया और रेजोल्यूशन को भी एक वेरिएबल से डिफाइन किया। और उसके साथ साथ इसको यूज़ करते हुए उन्होंने एक कंपाउंड फार्मूला बनाया जो एरर को रिड्यूस करने के साथ साथ ये कोशिश करता था कि डेप्थ, विड्थ और रेजोल्यूशन की भी अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली जाएं। और इन अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक बजट का सहारा लिया जाता है। टिपिकली आपको एक बजट दे दिया जाता है कि देखिए मेरी ये एज डिवाइस है, इस एज डिवाइस के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी मेमोरी और इतनी कंप्यूट हैं। अब इसके लिए मुझे एक आर्किटेक्चर बना के दो जो एक अप्रोप्रिएट डेप्थ, विड्थ और रेजोल्यूशन का हो और वो मेरा काम परफॉर्म कर दे। यानी रिसोर्स को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोसेस के थ्रू एक ऑटोमेटिकली एक आर्किटेक्चर प्रोड्यूस होगा जो अप्रोप्रिएट डेप्थ, विड्थ और रेजोल्यूशन का होगा और आपकी एज डिवाइसेस पे काम भी करेगा और आपकी जो रिक्वायर्ड टास्क है वो भी परफॉर्म कर देगा। इस टॉपिक को आगे जाकर न्यूरल नेटवर्क कंप्रेशन या न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च के अंदर मज़ीद तफसील से पढ़ा जा सकता है और आगे आइंदा वाले टॉपिक्स में हम न्यूरल नेटवर्क कंप्रेशन के अंदर इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे। यहाँ पर समराइज़ करते हुए इमेज नेट की 1000 क्लास क्लासिफिकेशन के ऊपर जो हमने केस स्टडी शुरू की थी उसको हम कंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हमने लीनेट, एलेक्सनेट, वीजीजी, रेजनेट, इंसेप्शन नेट, एसी मॉड्यूल यानी स्क्वीज एंड एक्साइटेशन मॉड्यूल, मोबाइल नेट और एफिशिएंट नेट की डिस्कशन की। इन डिस्कशन से हमें बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस और ट्रिक्स पता चली जिसके थ्रू कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर टाइम गुजरते के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती रही और दौर हाजिर के अंदर जो मॉडर्न नेटवर्क्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफर, उसमें भी इन इनोवेशंस का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे हमारी न्यूरल नेटवर्क या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की इमेज नेट के ऊपर केस स्टडी कंक्लूड होती है। आइंदा आने वाले टॉपिक्स में हम इन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की मदद से मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करेंगे जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन।